वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5। जो हमारा चैप्टर 5 है ये क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। अब हम देखेंगे, हमने पदार्थों के बारे में जाना था कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं और पदार्थ क्या होते हैं। अब उनका हम पृथक्करण कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के मिश्रण को पदार्थों द्वारा पृथक करते हैं। चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनित या चलनी के द्वारा पृथक करते हैं। हम ऐसे कई सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं चाय की पत्तियों को हम क्या करते हैं, छलनी द्वारा द्रव्य से अलग करते हैं। सस्यकर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपके नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने खाया होगा तो हमने देखा है कि हम हमेशा क्या करते हैं, मिर्ची को उस खाने में से हम अलग कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो क्या आप यह करेंगे? इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। जैसे कि हम अलग अलग फलों को क्या करेंगे, अलग अलग बर्तन में रख देंगे। दूध या दही का मंथन करने से क्या होता है, मक्खन निकल जाता है। अब जब हम देखते हैं कि हम अमरूद और आम को अलग करना कैसा प्रतीत होता है, ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही सरल प्रतीत होता है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने के लिए सोचना भी कैसा होता है, असंभव होता है। कि हम रेत से जो हमारा नमक को अलग कर दे, हमारे लिए क्या होता है, असंभव होता है। इसके लिए हम क्रियाकलाप एक करके देखते हैं। सारणी हमने जो देखी थी 5.1, कॉलम 1 में पृथक के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों की पृथक करने की ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि 2 या 3 कॉलम में दी गई सूचना को अवशोषित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? जैसे कि हमको यहाँ पर ये क्या दिया है, एक सारणी दी गई, इसमें क्या किया गया है, पृथक्करण प्रक्रम दिया गया है, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण कर रहे हैं और पृथक्करण जिनके अवयव को हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमको दिया है चावल से पत्थरों को पृथक करना, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, चाय की पत्ती पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको इनका सही से मिलान करना है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की हमको आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनके हमें अलग अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम दाल या चावल या गेहूँ होते हैं, हमारे जो भी अनाज होते हैं, हम उसमें से क्या करते हैं, कंकड़ या मिट्टी को अलग करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कैसे होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी हमको क्या करना होता है, हमको दूध और दही से हमको मक्खन निकालना होता है, तो इसलिए हम उसका भी मंथन करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कण के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव्य या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के कैसे मिश्रण को पृथक करते हैं जिनके गुण धर्म भी अत्यधिक भिन्नता होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। पृथक्करण की विधियाँ। अब हमको यहाँ पर पृथक्करण की कुछ विधियाँ बताई गई है। हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हमने दैनिक जीवन में हम किया करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हस्तचयन। दुकान से खरीदे गए अनाज के एक पैकेट को हम अपनी कक्षा में ला करके उसमें से क्या करेंगे, अन्न के कण को हम अलग करते हैं। इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अनाज का हम खाद्य कण है, हम अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इसे पृथक कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, हस्तचयन कहलाता है। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थर भूसे को पृथक करने में किया जाता है।
ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रिया बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पृथक पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। जैसे कि हम हमारे घरों में देखते हैं, हमारे घरों में जो हमारी मम्मी दादी वगैरह होती है वो क्या करती है, गेहूं में से कंकर अलग करती है, दालों में से, या फिर जो भी हमारी दाल चावल होते हैं उनमें से भूसी वगैरह या फिर मिट्टी वगैरह होती है उनको अलग कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, तो इसलिए उन्हें आसानी से पृथक किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हस्त चयन विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं थ्रेसिंग। हमने खेत खलिहानों में गेहूं और चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर तो देखे हैं। आप सभी ने देखे होंगे डंडियों को अनाज से कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टे पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों के कितने डालियों के गट्ठरों की अनाज को कैसे पृथक करते हैं। देखते हैं हम कि हमारे जैसे कि गेहूं वगैरह होते हैं, इनमें डंडियां होती हैं, उनमें क्या रहता है, गेहूं वगैरह लगे होते हैं। तो अब उनको कैसे अलग किया जाता है। आम तथा अमरूदों के वृक्षों को तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो आम अमरूद के जो पेड़ होते हैं उनको अगर हम तोड़ करके उनसे आम और अमरूद आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो छोटे अनाज होती है उनकी डंडियों से हमको अनाज निकालना या तोड़ना बहुत ही कठिन होता है और ये असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, तो हम देखते हैं कि उनको कैसे पृथक किया जाता है। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी डंडियाँ थोड़ी कम होती है, बहुत ही कम, तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से उनको पीट कर भी उनसे अनाज अलग किया जा सकता है, या फिर कभी कभी बेलों का भी उपयोग होता है। और आजकल क्या होने लगा है, थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग होने लगा है अनाजों को डंडियों से निकालने के लिए। अब हमें यहाँ पर ये थ्रेसिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है, थ्रेसिंग हो रही है। अब हम देखते हैं निष्पावन। निष्पावन क्या होते हैं, सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को प्लेट में लेकर के देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये निष्पावन विधि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, निष्पावन विधि। मैं आपको इसको आसानी से बता देती हूँ। जैसे कि हमारे गेहूं में होता है, गेहूं में भूसा होता है, या फिर हमारे कोई भी अनाज वगैरह होता है उसमें भूसा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। निष्पावन कैसे होते हैं, हम क्या करते हैं, एक पात्र में क्या करते हैं, एक हम कोई भी ऐसा पात्र लेंगे जिसमें हम हमारे अनाज को रख लेंगे, और एक नीचे हम क्या करेंगे, एक पेपर या कोई चटाई वगैरह बिछा देंगे, और उसमें ऊपर से हम उस अनाज को डालेंगे, तो जो उसका भूसा है वो अलग हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर अनाज वो उस पेपर पर या उस जो हमारी चटाई है उस पर चला जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, निष्पावन विधि कहलाती है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न के कण पृथक हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारा भूसा कैसा होता है, हल्का होता है, तो इसलिए वो हवा के कारण अलग हो जाता है, और जो हमारी भारी होती है जैसे कि हमारा अनाज, वो हमारे कहाँ पर आ जाता है, हमारे जो चटाई या हमारे जो पेपर पर आ जाता है। अब हम देखते हैं चालन। चालन किसे कहते हैं, जैसे कि हम हमारे घर में क्या करते हैं, आटे को हम चालते हैं, और आटे को चाल कर क्या करते हैं हम, जो हमारी चलनी में जो हमारा आटा रहता है वो अलग हो जाता है, और उसमें से कुछ मोटा आटा या फिर कुछ उसमें जो रहता है वो भी अलग हो जाता है। आटे के कुछ कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो बारीक आटा रहता है वो चलनी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है वो कहाँ पर रह जाती है, चलनियों के ऊपर ही रह जाती है। तो इनको हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि चालन द्वारा कैसे पदार्थों को पृथक किया जाता है। जबकि हम देखते हैं कुछ हमारे चालनों को हम किस लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जैसे कि हम थोड़ा हमें अगर आटा वगैरह चालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए छोटी चलनी का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि घर या निर्माण में रेत और कंकड़ को कैसे पृथक किया जाता है। जबकि हम घरों का निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि घरों में निर्माण में जो रेत और कंकड़ को कैसे अलग किया जाता है, तो चालन द्वारा ही इनको अलग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होती है, एक बड़ी छालनी होती है। अब हम देखते हैं, एक छालनी, थोड़ा सा आटा घर लाइए और चालन द्वारा आटे में अशुद्धियों को पृथक कीजिए। आप चौक का पाउडर बनाइए और उसके साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन करना बहुत ही कठिन होता है हमारे लिए। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी आम मापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है।
जैसे कि हम देखते हैं 2 अलग अलग माप के होते हैं। जैसे कि हमारा आटा होता है वो बहुत बारीक होता है, जबकि हमारा चौक का पाउडर है वो थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है। तो वो क्या होता है, अलग करना उनको हम किस विधि द्वारा कर सकते हैं, चालन विधि द्वारा हम कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा था सबसे पहले हस्तचयन विधि, फिर थ्रेसिंग देखी थी, फिर हमने देखा था निष्पावन, और अब हमने देखा है चालन विधि। अब हम देखेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। जैसे कि हम चावल, दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण को हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रक्रम की अशुद्धियों को पृथक करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं अगर हमारे बड़े अगर कंकर वगैरह होते हैं तो हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन जबकि बारीक होते हैं तो उसको हमें अलग करना काफ़ी कठिन होता है। प्रिया, पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब हम देखते हैं कि अगर उसमें बारीक कण होते हैं, बारीक अशुद्धियाँ होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको धो करके अलग करते हैं। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, जिससे थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे चावल में कुछ धूल वगैरह होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उनको धो करके उसको अलग करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमारे चावल उस जल में रह जाते हैं या फिर हमारा जो मिट्टी है या जो अशुद्धि है वो रह जाती है। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके हम जल को बाहर गिराया जा सकता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाते हैं, जबकि अवसादन, इसको हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो चावल है वो भारी है, वो नीचे बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ हमारी वो पानी के साथ ऊपर आ जाती है। अवशासित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। हम एक ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, किसी मिश्रण को 2 अवयव को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्य के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जा सकता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय पत्ती को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, निस्तारण विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डालिए, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती। इस प्रक्रम को निस्यंदन, फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय पत्ती पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है। आइए अब हम इसके उपयोग में होने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। हम सभी को हर समय पीने के पानी के लिए सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त हो जाता है, तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया जाता है जल भी पंक्लित हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि क्या हम पृथक की कुछ विधियों द्वारा जल में मिट्टी की जैसे कि अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दे। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास में तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर जल के दूसरे गिलास में उड़ेलिए। अब इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया जा सकता है। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्रों अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में जब हमारा जल होता है तो हम उसको छानने के लिए या तो कपड़े का उपयोग करते हैं या हमारी एक छन्नी होती है हम उसका उपयोग करते हैं जिसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं।
फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरणों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण को ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फिल्टर पत्र दिखाई दे रहा है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा पानी तो नीचे रह जाता है और उसकी अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती है। शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पात्र को मोड़ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले भी इनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों द्वारा द्रव का मिश्रण बन जाता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, हम जब दूध में नींबू का रस डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो पनीर है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारा द्रव्य है वो नीचे रह जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक कपड़े का उपयोग करते हैं जिससे हम पनीर को अलग कर सकें। अब हम देखते हैं वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह मिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखे हैं? विलोडित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म कर रहे हैं हम। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन सभी लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, वाष्पन विधि द्वारा जल से नमक को अलग किया जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारा समुद्र का नमक होता है उसमें भी क्या होता है, वो एक गड्ढों में एकत्रित हो जाता है और उसका जो जल होता है वो वाष्पन या विधि द्वारा अलग हो जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समुद्र जल से हमको नमक कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ गड्ढे हैं, इनमें क्या होता है, जल नमक होता है वो कैसा होता है, जल के साथ होता है। लेकिन सूर्य की जो उसकी किरणें पड़ती है तो उससे वो क्या हो जाता है, जल वाष्प हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रिय, किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 7 करके देखते हैं। रेत और नमक का जो मिश्रण है हम उसको लेंगे, इसे आप कैसे पृथक करेंगे, अब हम इसके बारे में देखेंगे। हस्तचयन विधि द्वारा इसे पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगा। अगर हम इसको हस्तचयन विधि द्वारा अलग करते हैं तो वह नहीं हो पाएगा। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही है, केतली से वाष्पन तथा संघनन हो रहा है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्तन रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने तक रखा रहने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी हो जाती है, इस प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल में बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनना होता है।
जल वाष्पन से उसकी संघनन द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में भी पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक और रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन तथा संघनन विधियों द्वारा प्रयोग करके इनको क्या किया है? अलग किया है। पहली को रेत में से नमक की पुनः प्राप्ति करने की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधियों द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने क्या पाया कि वह तो लिए गए नमक की केवल थोड़े भाग ही पुनः प्राप्त कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हो गई है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? हमने अध्याय 4 में पाया था कि पदार्थ जल में घुलकर विलयन हो बन जाता है, तब हम उन पदार्थों को जल में विलीन कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप हम 8 करके देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा ग्लास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उडेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि पूरी तरह यह घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच नमक मिलाते हुए विलोडित करते रहिए। कुछ चम्मच भरकर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, जो कि अगर जल में जो नमक अविलेय रह जाता है वो क्या कहलाता है? हमारी ये कौन सा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः गलत हुआ है जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में क्या किया था? नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती है। जैसा कि उसने देखा था कि अगर जल की मात्रा कम होगी और नमक की मात्रा अगर अधिक होगी तो वो क्या हो जाता है? नमक जो हमारा रेत के साथ में रह जाता है और हमें कुछ ही मात्रा में नमक प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में नमक के घोलने के लिए पर्याप्त पात्र में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। जो हमको क्रियाकलाप 9 दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसे नमक घुल ना सके। इस प्रकार हमें नमक का जल संतृप्त विलयन हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या इस बीकर को तली में नमक जो है हमारा पुनः बैठता हुआ दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए हम इसके बारे में भी पता करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप 10 करके देखते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। अब हम यहाँ देखते हैं इस क्रियाकलाप को चीनी से भी दोहराया जा सकता है। आप इसको जल में विलेय अथवा पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जल में विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा में घोला जा सकता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियाँ और विषय पर चर्चा किया है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग अब हम कहाँ पर कर सकते हैं? हमारी प्रयोगशाला में भी हम कर सकते हैं। हमने यहाँ भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम यहाँ पर हम कुछ प्रमुख शब्द सीखे, हमने उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा है मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन
अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन। हमने इन सारे शब्दों का अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर सारांश देखते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसे और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जब जल विलेय पदार्थों को विभिन्न मात्राएं घोलता है, जैसे कि जल क्या करता है, विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्राएं में घोल सकते हैं हम उसको। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? निष्पावन से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपयोग है? पकाने से पहले दालों को नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक कर सकते हैं? छालन से क्या अभिप्राय है? कहाँ उपयोग होता है? रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो इसके बारे में बताइए। पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करते हैं? अब हम देखते हैं धान के दानों से डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि धान की जो डंडियाँ हम उनसे धान को अलग कैसे करते हैं, तो कौन सी विधि कहलाती है? वो थ्रेसिंग कहलाती है। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमने देखा था कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समुद्र से जल से नमक की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात जल स्वच्छ ऊपर हो जाता है। इस उपयोग में होने वाली पृथक्करण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमें यहाँ पर सत्य और असत्य दिए गए हैं। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जाता है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण की विधि निस्यंदन द्वारा किया जाता है। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? हम यहाँ इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।